पिछले क्लासेस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था और अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में आप देखें तो इस सवाल में पूछा यह गया है कि खलिया में मौजूद प्रोटीन फैक्ट्री और पावर हाउस की साख्त की जानकारी फ्राहम करते हुए यानी स्ट्रक्चर इसकी अहमियत बताइए और ये भी बताइए कि शब की मबतनी या शबकतुल मादतुल खलिया यानी इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि क्या क्या फ़वाइद है तहरीर करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ऑर्गेनल नहीं पूछा गया है बल्कि इसके जो इसको निक नेम दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सवाल पूछा गया है। प्रोटीन फैक्ट्री से मतलब राइबोसोम और पावर हाउस से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसके स्ट्रक्चर को पूछा गया है और उसके बाद उसकी अहमियत यानी उसका फंक्शन यानी वो किस पर्पस के लिए हमारे सेल के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के सवालात ऑर्गेनल से रिलेटेड पूछते हैं और तो इस वजह से जो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और साइटोस्केलेटन हो गया, इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। उनके स्ट्रक्चर दो तीन चीज़ें उसमें डिस्कस करनी जाती है। एक तो उसका निकनेम क्या है जो उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, दूसरी चीज़ क्या है कि उसके स्ट्रक्चर क्या है और तीसरी चीज़ क्या है फंक्शन क्या है उनसे रिलेटेड। अब उसके किसी भी तरह का और उसके साथ ही साथ आप देखें इसमें तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया बल्कि डायरेक्ट इसके फ़वाइद पूछे गए यानी इसके फंक्शंस पूछ लिए गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस चाहे किसी भी तरह से आए और तो इसको आप कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को सबसे पहले हम ले लेते हैं। आज माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या पावर प्लांट भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है यानी एनर्जी का फॉर्मेशन करना, एनर्जी बनाना या एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो एनर्जी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी मुनासबत से इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सॉरी इसको पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो हम ये एक इस तरह का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर या ओवल स्ट्रक्चर होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में देख ले दो मेम्ब्रेन हो गया, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, थोड़ा सा उल्टा हो गया।
एक्चुअली ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करते हैं। दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। ये इनर मेम्ब्रेन जो है आपस इसमें देख लें तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसी को बाहरी परत भी कहते हैं और अंदरूनी परत भी कहते हैं। अब इसमें आप देखें तो आउटर जो मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है तो इसमें इनवर्ड प्रोजेक्शन होते हैं, शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, दो डिफरेंस तो समझ में आ रही बात कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है या फिर कह लें कि ओवल स्ट्रक्चर है, और ये इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जितने ऑर्गेनेल्स हैं उस सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एक्सेप्ट दो ऑर्गेनेल्स के। एक होता है राइबोसोम और दूसरा होता है साइटोस्केलेटन। ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डुअल मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये स्मूथ होता है, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि जिसमें शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं क्रिस्टी। जो आउटवर्ड जो प्रोजेक्शंस है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिनमें कुछ एंजाइम्स जो है वो है आपका एसिटाइल को एंजाइम सिंथेटेज, और दूसरा है एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये मेनली और भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन मेनली ये दो एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं। इनर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। यानी जो ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज क्या होगा, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फिर ये पायरुवेट जो है आएगा और आने के बाद ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और फिर ये इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे जो फिर फर्दर ये फाइनली कन्वर्ट होता है NADH2 और FADH2 में,
कुछ मरहले पे एटीपी भी रिलीज होता है। तो ये एनर्जी कॉइन्स होते हैं जो फाइनली इनको एटीपी में कन्वर्ट होना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स की नीड है, यानी इनका एनर्जी में कन्वर्ट होना और फाइनली एटीपी में कन्वर्ट होना, उसके लिए जितनी भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स की नीड है वो सब के सब इस इनवर्ट प्रोजेक्शन जो है क्रिस्टी पे, इस पे ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स हो गए। आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज जो कि कोएंजाइम ए को बना रहा है, दूसरा ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये दो एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें जो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो फाइनली जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा उससे जो रिलेटेड एंजाइम्स और प्रोटीन्स की नीड है वो इसमें आते हैं। और इन एंजाइम्स और प्रोटीन्स को मजमूई तौर पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो जो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसको देख लें क्या क्या होता है। एक होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है NAD H, इसको फुल फॉर्म इसका है डाईहाइड्रो निकोटिनामाइड, डाईहाइड्रो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज NADH, तीसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, चौथा है साइटोक्रोम C, और पांचवा है एसिटाइल सिंथेटेज। ये पांच एंजाइम्स और प्रोटीन्स, इनका कम्बिनेशन ये नीड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, ताकि जो एनर्जी आई है उस एनर्जी को फर्दर हम एटीपी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लें, और जिस वक्त इन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त वो एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और एनर्जी रिलीज करेगा। तो इन पांचों को चूँकि क्या होता है कि जब देखेंगे कि जब इस साइकिल्स में जो पास होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया, इसकी कंपोजिशंस में देख लिया। तो आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी परत में दो एंजाइम मिले थे, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज और एसिटाइल ग्लिसरो ट्रांसफेरेज। और उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन की बात कर ले तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ था, इनर मेम्ब्रेन में प्रोजेक्शन है, इनवर्ट प्रोजेक्शन जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और उस पर ये सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको कम्बिनेशन में रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें
जो इसका इनर मैट्रिक्स है, इनर मैट्रिक्स जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेल नुमा मैट्रिक्स होता है, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये इसकी बात कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ख़ास बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स में कई सारे हो सकते हैं, देयर आर वेरिएशंस होते हैं नंबर्स में। जिन जगहों पे एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे लिवर मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे सेल्स के अंदर यानी हिपेटोसाइट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे। तो वैसे जगहों पे जहाँ पे एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी। जहाँ पे एनर्जी की नीड कम होगी, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली, यानी इसके तरकीब की बात कर लिया हमने। क्वेश्चन में सिर्फ तरकीब पूछा गया था, लेकिन कहीं कहीं पे फंक्शन भी आ सकता है, इस वजह से अब हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात कर लें तो इसका पहला फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हुसूल तवानाई। यानी एनर्जी का हुसूल, यानी एनर्जी की को इकट्ठा करना। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी की तश्कील या एटीपी का बनना। इसमें एक चीज़ क्या है कि पहला तो काम ये होता है कि जो भी फाइनली एंड प्रोडक्ट है क्रेब साइकिल्स में जब पहुंचता है, क्रेब साइकिल में पहुंचने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी नैड एच को कन्वर्ट करती है नैड एच प्लस में और फैड एच प्लस में। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है और ये फिर फाइनली गुजरता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये गुजरता है। गुजरने के बाद फिर वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यानी पहले एनर्जी मिलती है फिर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गए इसके। उसके अलावा तीसरा क्या है? एपोप्टोसिस, यानी खलिया की तबई मौत के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस भी है। अदर फंक्शंस में स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है यूरिया साइकिल में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ये अमोनिया चूंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होता है, तो बॉडी में एक्सक्रीट आउट करने से पहले ये अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में इन द यूरिया साइकिल, और ये यूरिया साइकिल ऑपरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। सबसे पहला क्या हो गया? एनर्जी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करना। उसके बाद उस एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस करना, और जो सेल की जो तबई मौत होती है, नॉर्मल जो डेथ होता है सेल का, एपोप्टोसिस, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और अदर फंक्शंस में देखेंगे तो कैल्शियम का स्टोरेज, साथ ही साथ अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। अब इसके बाद जो दूसरी चीज थी इसमें राइबोसोम, थोड़ा सा उसको अब देख ले। ऑलरेडी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है, सिर्फ इसको समझना है। राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम को चूंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन्स के बनने में ये मददगार होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। खलिया की ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम में देखेंगे और कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें पहले हम देख लें राइबोसोम्स के टाइप्स में। राइबोसोम क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये दानेदार होता है यानी ग्रैनुलर होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द साइट यानी कहां पे ये मौजूद है, दो तरह से हो सकता है। एक तो ये अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका हुआ हो, और तभी उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम होता है। दूसरा फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। तो फ्री राइबोसोम्स क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। इन दोनों तरह के राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, लेकिन जो प्रोटीन जो बनती है वो दोनों में अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन बनेंगे। यानी इसमें जो प्रोटीन बनेगा वो एंजाइमेटिक प्रोटीन होगा, एंजाइमेटिक प्रोटीन होगा, हार्मोनल प्रोटीन होगा, लाइसोसोमल प्रोटीन होगा, और वो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन फॉर सेल मेम्ब्रेन यानी ग़िशाउल खलिया जो है उनके अंदर भी टूट फूट होती रहती है तो प्रोटीन की नीड होती है। तो वो सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन उन्हीं राइबोसोम से होगा जो कि अटैच्ड हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन फॉर हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन फॉर पेरोक्सिसोम। तो मेन राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। इसी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइट यानी किस जगह पे ये मौजूद है, वेदर फ्री है या अटैच्ड है। फ्री है तो फ्री राइबोसोम कहलाएगा और अटैच है तो अटैच्ड राइबोसोम कहलाएगा। कहाँ पे अटैच होता है? मेन लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है तो ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे वो एंजाइम्स, जनरली जितने एंजाइम्स है वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, यानी एंजाइम्स वाले प्रोटीन। और हार्मोन्स में जो हार्मोन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि हार्मोन्स में कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि पेप्टाइड इन नेचर होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, तो उस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। उसके अलावा जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं तो वो भी प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके लिए जो प्रोटीन बनेगा वो यही बनाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन की ज़रूरत होती रहती है तो उन प्रोटीन्स के लिए भी यहाँ से बनेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन में नीड है, जाहिर सी बात है ग्लोबिन एक प्रोटीन है, खुद एक प्रोटीन है जो कि हीम को अपने साथ अटैच रखता है। उसके अलावा जो पेरोक्सिसोम है इसमें जो प्रोटीन्स की नीड है वो यहाँ से बनेगी। इसके अलावा राइबोसोम की हम बात कर लें तो राइबोसोम जो बना हुआ होता है इसके हम अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन प्लस आरएनए होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए। और आरएनए जो राइबोसोम मौजूद है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसमें 35% प्रोटीन होता है और 65% आरएनए होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर और आरएनए का मिलके ये बना होता है राइबोसोम। ठीक है, इसमें 35% प्रोटीन और 65% आरएनए होता है। ये प्रोटीन बनता कैसे है? तो होता क्या है कि जो सेल के अंदर जो हमारा डीएनए है वो डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक, सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और फिर वो कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, कोडिंग होती है और फिर ये मैसेंजर आरएनए पहुंचता है यहाँ पे राइबोसोम्स के पास और फिर यहाँ पर से ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पहुंचता है और इन मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड चेन्स में। और ये पेप्टाइड चेन्स फिर कंबाइन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया इसका राइबोसोम का फंक्शन। अब इसके बाद ये दो चीजें जो सवाल में था, एक तो प्रोटीन फैक्ट्री, दूसरा पावर हाउस, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक इसमें साथ ही साथ पूछ दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो ये क्या है, ये एक ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस, सपोज यहां अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और इसका दूसरा सिरा जो है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन द न्यूक्लियस एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्या है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो तरह के होता है कि अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है, मौजूद है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि राइबोसोम्स नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिपेंडिंग अपॉन द राइबोसोम्स के अटैचमेंट के बेसिस पे, अगर राइबोसोम्स अटैच है तो वो पोर्शन कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो पोर्शंस पे राइबोसोम नहीं है, द पोर्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट आर फ्री फ्रॉम द राइबोसोम्स आर कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस पे, देख लें। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, चूंकि राइबोसोम इसके साथ अटैच है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और पिछले राइबोसोम जब पढ़ाया था तो राइबोसोम में ये चीजें आ गई कि कौन कौन से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सारे एंजाइम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए नीड है, सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ के लिए, वो सब। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट, डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, यानी वो सेल का वो पार्ट या ऑर्गेनेल्स जो कि टूट गया है, खत्म हो गया है, उनका डिग्रेडेशन करना, यानी उनको खत्म करना। होता क्या है इसमें, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज के अगर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, इसके चारों तरफ ये लिपट जाएगा, और जब ये इसके चारों तरफ लिपट जाएगा तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं फैगोसोम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अब इसके बाद ये फैगोसोम कंबाइन करता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और जब ये इसके साथ कंबाइन करने के बाद बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम में भी इसको देख लेंगे। इस तरह से जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं, शुरू में इनिशियल स्टेज में यानी प्राइमरी स्टेज में वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये फैगोसोम के साथ कंबाइन किया, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया, जो इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसको डिग्रेड करके खत्म कर जाता है। इस तरह से जो सेल के वो पार्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, टूट फूट रहे हैं, उनको खत्म करके फिर एक्सक्रीट आउट कर देना बॉडी से।
इसके बाद स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का स्टोरेज और साथ ही साथ इसका मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके साथ ही साथ इसका एक और रोल है कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये सारे फंक्शंस हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, जो भी सेल टूट फूट गए, खत्म हो गए, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, उनको डिग्रेड करना, खत्म करना। उसके अलावा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम का स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है। कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे फंक्शंस हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक मिनट, सॉरी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, बल्कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। उसमें इसको देखेंगे। ये दोनों फंक्शंस जो हैं रफ के नहीं है, स्मूथ के हैं। इसके बस दो ही फंक्शंस हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करना और जो सेल ऑर्गेनेल्स वर्न आउट हो गए, टूट फूट गए, खत्म हो गए, उनको डिग्रेड करके खत्म करना। इसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे नॉन प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स या सब्सटेंसेस, उनका सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी सिंथेसिस होती है। उसके अलावा क्या है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल है इनका, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, और लास्टली कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया। जहां भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा उसके साथ साथ